हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रमेश सिंह की समरी को। रमेश सिंह की समरी इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है यह सीरीज इस चैनल पर शुरू की गई है। और आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लेक्चर 1 से पूरी सीरीज को देख सकते हैं, और यह डेली बेस्ड सीरीज है जहां पे पूरी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट किया जाएगा रमेश सिंह की बुक को आधार बनाकर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो छात्र 2021 में अपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और डेडिकेटेड हैं एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो जो है अनअकैडमी प्लस पर जाकर 6 मंथ में जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और इसके लिए अनअकैडमी ने जो है बैचेस शुरू किए हैं 28 दिसंबर से। मात्र 2 दिनों के बाद जो है बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, और बैचेस जो है बाइलिंगुअल भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी कि जिस भी मीडियम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज होगी विद एनालिसिस, फ्री स्टडी मटेरियल होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और यहाँ तक कि आप अगर मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फुल्ली गाइड किया जाएगा। जो छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी 28 दिसंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, और आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो छात्र 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश बैचेस शुरू कर दिए गए हैं, और वो भी 28 दिसंबर से 2 ईयर बैचेस है। आप डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। और जो छात्र आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी कि पर्सनल गाइडेंस चाहना चाहते हैं, पर्सनल कोच उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे। साथ ही साथ उन्हें स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। साथ ही साथ आपका स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन भी आपके लिए डेली बेसिस पर होंगे, वीकली बेसिस पर होंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। हाई इंटेंसली वर्कशॉप भी होंगे, आप लोगों को बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से जो है आप लोगों को समय समय पर वर्कशॉप कराई जाएगी। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आप लोगों के लिए डेली कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि करंट अफेयर्स पर भी आपको प्रॉपर फोकस किया जाएगा। जो छात्र लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, लाइफ 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं इंस्टेंट 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। जैसे ही आप लाइफ 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो आपकी फीस 49,500 से 44,550 हो जाएगी, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 72,000 से आपकी फीस हो जाएगी 64,800 रुपये। और जो 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनकी फीस 90,000 से 81,000 हो जाएगी। तो देर मत करिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 28 दिसंबर से हमारे बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। 2021, 22 और 23 सभी वर्षों में अपने एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए डेडिकेटेड बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर को जान लिया था, अर्थव्यवस्था के संगठन को जान लिया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया था। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। और वाशिंगटन सहमति को अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। वाशिंगटन सहमति के जो 10 प्रावधान हैं उन 10 प्रावधानों के ऊपर भी हम लोगों ने सविस्तार चर्चा कर ली है। फिर कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया था। हमने आपको बता दिया था कि ये सभी क्षेत्र जो है कितने महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था का जो डिवीजन है वह किस प्रकार से किया गया है। पहली अर्थव्यवस्था है कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी किसे बोलते हैं, अक्सर आपने समाचार पत्रों में सुना होगा। तो ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है यह उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 50% से अधिक होता है। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा होगा उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे।
और साथ ही साथ यह भी होगा कि लोगों की आजीविका जो है इस प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होगी। जैसे कि भारत जो है एक कृषक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि लगभग 55% आबादी जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। लेकिन एक और चीज आपको मालूम चलेगा कि ये जो 55% आबादी है उनका जीडीपी में योगदान लगभग 17% के आसपास है ना। मैंने लगभग 17% बताया है, 16.7 भी आपको कहीं पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए लगभग मैंने जो है 17% की बात कही है। तो ये जो इकोनॉमी है यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर जो है सबसे ज़्यादा भूमिका होगी और जीडीपी में योगदान 50% होगा। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसे बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उसे बोलेंगे जिसमें जीडीपी में, उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होता है और इसी क्षेत्र में लोगों की निर्भरता भी रहती है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी और जीडीपी में योगदान भी 50% से ज़्यादा होगा। तीसरी इकोनॉमी होगी सेवा अर्थव्यवस्था यानी कि सर्विस इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय यानी कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% या इससे ज़्यादा होता है और जनसंख्या इसी अनुपात में इस पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करती है। यानी कि जीडीपी में भी 50% योगदान होगा और इस क्षेत्र में लगे हुए लोगों की संख्या भी 50% या इससे अधिक होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इन सब में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट में जानने की कोशिश करेंगे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः 4 दृष्टिकोण आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला दृष्टिकोण होगा जीडीपी, दूसरा होगा एनडीपी, तीसरा होगा जीएनपी और चौथा होगा एनएनपी। कुल मिलाकर जो है जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी के माध्यम से जो है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। अक्सर हमें इन 4 टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन को हमेशा दूर रखने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप लोगों को हमेशा डाउट नहीं होगा। कभी भी आप लोगों को पढ़ना है तो जीडीपी और एनडीपी को एक साथ पढ़ना है, फिर जीएनपी और एनएनपी को एक साथ पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को इसी फॉर्मेट में आप लोगों को पहले जीडीपी बताऊंगा, फिर एनडीपी, जीएनपी और फिर एनएनपी। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है डी, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, घरेलू यानी कि देश की सीमा के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। मान लेते हैं कि हमें भारत की जीडीपी का कैलकुलेशन करना है, तो देश की सीमा के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, भारतीय नागरिक भी होंगे और विदेशी भी होंगे। तो क्या उन सभी की इनकम को देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा? यस। देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग होंगे यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जाएंगी उनका कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और इसमें एक और चीज याद रखना है, एक वर्ष में उत्पादित यानी कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहलाएगा जीडीपी के अंतर्गत। और इसमें सबसे प्रमुख बात है कि अंतिम वस्तु का मूल्य काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपने गन्ने से गन्ने का जूस बना लिया तो गन्ने का मूल्य जीडीपी में काउंट नहीं होगा।
जीडीपी में काउंट होगा जूस का मूल्य, क्योंकि गन्ने से अंतिम उत्पाद क्या बना है, जूस। तो जूस के मूल्य को जीडीपी में काउंट किया जाएगा और किसी को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि प्राथमिक वस्तु को नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप पनीर लाए और पनीर आपने बनाकर खा लिया, तो जो पनीर लेकर आए थे वह पनीर का मूल्य जो है जीडीपी में काउंट हो जाएगा। लेकिन एक होटल का मालिक है, वह पनीर का प्रयोग करता है 200 रुपये केजी के हिसाब से खरीद लाता है, और वह इसी पनीर से 10 प्लेट शाही पनीर बना सकता है। उसकी कीमत हो सकती है 2000 रुपये, 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से। तो 2000 रुपये जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि इस पनीर से शाही पनीर बना लिया गया और शाही पनीर अंतिम वस्तु है। तो यानी कि अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी में काउंट किया जाता है। और यहां पर एक और चीज, जीडीपी में निर्यात माइनस आयात भी कर दिया जाता है, यानी कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य प्लस निर्यात माइनस आयात, यह होगा जीडीपी का फॉर्मूला। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निर्धारित समय सीमा, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर डी को याद रखना है, बस देश की सीमा के अंतर्गत, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी लोग हो, बस देश की सीमा के अंतर्गत है, यानी कि देश की टोटल प्रोडक्टिविटी बता रहा है। तो क्या हम इसे किसी भी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बोलेंगे? नहीं, इसको इसलिए देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं बोला जाता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि किसे जो है देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाता है। समझ में आ गया? अगले पॉइंट पर आते हैं, एनडीपी। एनडीपी का बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। आपको पता होगा कि समय के साथ वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, और जो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है उसे ही मूल्य ह्रास बोला जाता है। यानी कि अगर हमें एनडीपी को काउंट करना है तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि वस्तु के साथ उस समय के साथ उस वस्तु में कितनी गिरावट आई है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके वस्तु के मूल्य में कमी आएगी। अगर आप सोचिए, आप पंखे का उपयोग कर रहे हैं तो एक साल बाद उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी, और उसी मूल्य की गिरावट, जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही पंखा खरीदा 100 रुपये, और समय के साथ एक वर्ष बाद इसकी कीमत में घटी आ गई 10 रुपये की, तो एनडीपी कितना हो जाएगा? 90। ठीक इसी प्रकार से आपको याद रखना है। और ये जो मूल्य ह्रास का निर्धारण कौन करेगा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि मूल्य ह्रास का निर्धारण कौन करता है? हम सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना करते हैं, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली घिसावट की दर भी तय की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर जो है एक सूची जारी की जाएगी जिन वस्तुओं के माध्यम से जिन वस्तुओं की कीमत में गिरावट आ रही है वह निर्धारण होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। यानी कुल मिलाकर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ये है एनडीपी का फॉर्मूला। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर एन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब नेशनल, यहाँ पर राष्ट्रीयता मायने रखेगी, यानी कि नागरिकता मायने रखेगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके जीडीपी में
विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल किया जाता है। यानी कि अब जैसे भारत की जीएनपी को हमें काउंट करना है, तो देश के नागरिक जहां पर भी होंगे, जैसे मान लेते हैं कि भारत के नागरिक अमेरिका में भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में देश के नागरिकों द्वारा सृजन आय को जीएनपी में काउंट किया जाएगा। जैसे अब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम कर रही हैं, अमेरिका में काम कर रही हैं, अब वहाँ पे कुछ इनकम मान लेते हैं कि 100 लाख डॉलर जो है कमाया उन्होंने, तो वो भारत की जीएनपी में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा। अब मान लेते हैं कोई अमेरिकी स्टार आया, मुंबई में कोई शो किया, तो वो कहाँ का नागरिक है? अमेरिका का। तो उसकी इनकम को कहाँ पे काउंट किया जाएगा? अमेरिका की जीएनपी में, अमेरिका की जीएनपी में। यानी कि इसकी आय को हमारे देश की आय से घटा दिया जाएगा, यानी जीएनपी में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश से पैसा जा रहा है। समझ रहे हैं? तो यानी कि जो जीडीपी में विदेशी थे उनकी इनकम को काउंट नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर देश के नागरिकों के द्वारा विश्व के किसी भी हिस्से में सृजित की जाने वाली या जनरेट की जाने वाली इनकम को जीएनपी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यानी कि चाहे प्रियंका चोपड़ा अपनी मम्मी को पैसा भेज रही हो तो भी जो है देश की जीएनपी में काउंट होगा। विदेशी ऋणों का ब्याज, यानी कि हमने जो है जो विदेशी ऋण लिया है उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी जीएनपी में काउंट होगा। हमने जो विदेशी अनुदान दिया है उसे भी जो है जीएनपी में काउंट किया जाएगा। तो जीएनपी बहुत आसान है कि यानी कि देश के नागरिकों के द्वारा विश्व के किसी भी हिस्से में सृजित की जाने वाली आय जीएनपी होगी। अब जिस तरीके से हमने एनडीपी निकाला था उसी तरीके से एनएनपी निकालेंगे। एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि घिसावट। समझ में आ रहा है? अब समय के साथ इसमें भी कोई गिरावट आएगी और उसी गिरावट को जो है हम एनएनपी मान लेंगे। यानी कि देश के नागरिकों के द्वारा सृजित की जाने वाली आय माइनस समय के साथ उसकी कीमत में होने वाली गिरावट, वो एनएनपी हो जाएगा। बहुत आसान है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ देश के नागरिकों को काउंट किया जा रहा है और समय के साथ एक्चुअल इवैल्यूएशन क्या है यही तो हमें एनएनपी बताता है, और यही देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय है जिसे आप लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा, यद्यपि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय के तौर पर लिखा जाता है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसे आप लोगों को याद रखना है। और पर कैपिटा इनकम के बारे में भी सुना होगा आपने। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है एनएनपी डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। यानी कि अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालना है तो देश की एनएनपी और देश की कुल जनसंख्या के बीच में भाग दे देंगे तो हमें देश की पर कैपिटा इनकम के बारे में पता चल जाएगा, और यही रियल इवैल्यूएशन होगा, देश के लोगों का सही मूल्यांकन होगा, और यह किसी भी तरीके से देश के उपभोग को भी प्रभावित करती है। तो समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े और राष्ट्रीय आय के निर्धारण के 4 कंपोनेंट पढ़े, मुख्यतः 6 मान लेते हैं। पहला हम लोगों ने जीडीपी पढ़ा, फिर एनडीपी पढ़ा, फिर जीएनपी पढ़ा, फिर एनएनपी पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा पर कैपिटा इनकम पढ़ा, और फिर नेशनल आय के बारे में जानने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। जो घिसावट का निर्धारण किया जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा।
काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का हम लोगों का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह से बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश की, और ये सभी टर्मिनोलॉजी जो है आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेंगी जब हम आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, इन्फ्लेशन जैसे बिंदुओं को पढ़ेंगे, तो आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यूज माय रेफरल कोड लाइफ10, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस की, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे